हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। अध्याय 1 है जिसका नाम है ईट मनके तथा। पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सारी चीज़ें जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपका फर्स्ट चैप्टर है ये हिस्ट्री का, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सारी चीज़ें पढ़ेंगे सबसे आसान शब्दों में, सबसे आसान भाषा में। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं हम सारी चीज़ों को बताएंगे। और ऐसा हमारा क्या है, चैप्टर वाइज सिलसिला चलता रहेगा। हम आपका एक प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तैयार कराएंगे और जितने चैप्टर हैं इसको भी मैं कवर कराऊंगा। ये तो चैप्टर फर्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है ईट मनके तथा हस्तियां, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे और इसमें जो जो टॉपिक है वो हम बताएंगे, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम में क्या सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपके इन्हीं टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट। सारी चीज़ें हम बताएंगे और सबसे आसान शब्दों में हम आपको समझाएंगे, ताकि आपका जो चैप्टर 1 है वो दिमाग में फीड हो जाए, दिमाग में घुस जाए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सब पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता होता क्या है, हड़प्पा सभ्यता में जीवन का निर्वाह कैसे है, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था क्या है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सारी चीज़ों आज की इस वीडियो में पढ़ लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्या है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसका आप क्या सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे, इसका परिभाषा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में परिभाषा देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड के पेपर में। तो यहाँ पर देखिए, दयाराम साहनी और यहाँ पर देखिए राखल दास बनर्जी की खोजों के आधार पर वर्ष 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की। नवीन सभ्यता की क्या खोज की घोषणा की थी। इस सभ्यता को कांस्य युग की क्या है, कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अलेक्जेंडर कनिंगम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तक क्या है विस्तृत है। यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये 3 देशों से एक प्रकार से विस्तार रूप से विकसित है। 3 देशों में ये प्रख्यात है, यानी फैला हुआ है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक क्या है विस्तृत है। उसके बाद में देखिए, इसमें कुछ पॉइंट है स्टूडेंट, जो कि पॉइंट के हिसाब से जब हम समझेंगे, जब पेपर में आएगा तब भी आप क्या है पॉइंट के हिसाब से ही लिखेंगे। और इस चैप्टर से, यानी जो फर्स्ट चैप्टर है आपका हिस्ट्री का, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में बनते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, इस सभ्यता के काल का निर्धारण। ये जो सभ्यता है इसका काल का निर्धारण लगभग 2600 से 19वीं ईसा पूर्व के बीच किया गया। 2600 से 19वीं ईसा पूर्व तक क्या है बीच इसमें किया गया, यानी इसी के बीच में ये हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण किया गया। दूसरा पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विभिन्न पुरावस्तुएं जैसे मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक तथा पकी हुई ईंटों भी प्राप्त हुई हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता का थोड़ा सा एक प्रकार से क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। हड़प्पा सभ्यता होता क्या है, किन किन देशों में प्रख्यात है, किसकी ये हड़प्पा सभ्यता की खोज किन्होंने की थी, हड़प्पा सभ्यता किन किन देशों में है, ये सारी चीजें बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी की खोजों के आधार पर, यानी इन दोनों की खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जो थे, भारतीय जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के क्या है डायरेक्टर थे, इन्होंने जॉन मर्शल ने पूरे विश्व के सामने, यानी पूरी दुनिया के सामने जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। समझ में आ गया। फिर यहाँ पर देखिए, अलेक्जेंडर कनिंगम, क्या है, अलेक्जेंडर कनिंगम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का इनको जनक भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता
का विस्तार 3 देशों के सामने समक्ष हुआ। भारत में ये मिला, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 3 जगह थी जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का एक प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त हुआ। समझ में आ गया स्टूडेंट? इतना समझ में आ गया? क्लियर है? इसके बाद में देखिए, इस सभ्यता का काल का निर्धारण लगभग कब से कब तक था? 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। समझ में आ गया? इतना बात आपका क्लियर है? उसके बाद में देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विभिन्न पुरा वस्तुएं जैसे जो मुहरे थे, यानी हड़प्पा सभ्यता में एक चिन्ह होता था, मुहरे। फिर बाट बाट आप अभी भी जानते होंगे, जिस पर क्या है सामान तोलते हैं, यानी चीनी हो गया या कोई भी वस्तुएं होगी जिसमें एक प्रकार से नाप तौल का कार्य होता है, वो बाट होता है। ये ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा प्रख्यात है। पत्थर हो गए, फलक तथा पकी हुई ईंटों भी प्राप्त हुई। किसमें प्राप्त हुई? हड़प्पा सभ्यता में। तो इतना बात आपका क्लियर है स्टूडेंट? इतना सारी चीजें आपको समझ में आ गई? अब हमारा आ गया है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र। देखिए, हमने परिभाषा तो देख लिया है, अब इसके जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से केंद्र थे इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए, और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? आपको इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र। हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से वो प्रमुख केंद्र हैं इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए, जैसे सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा के बारे में तो जानना जरूरी है। दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी इसका केंद्र है। कालीबंगन है, ये भी इसका केंद्र है। चनहूदड़ो, ये भी इसका केंद्र है। लोथल प्रख्यात है इसका। बनावली, ये जो आपके 6 सभ्यता है इसके प्रमुख केंद्र हैं हड़प्पा सभ्यता के। इन्हीं 6 जगहों पर क्या है काफी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। और इसके ये जो प्रमुख केंद्र हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे, अभी आगे हम देखेंगे, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह जीवन जो हमारा था, जैसे हम अभी प्रेजेंट टाइम में जीवन जो जी रहे हैं वो काफी अच्छा चल रहा है। जीवन न ज्यादा तनाव में है, न ज्यादा क्या है घाटे में है। काफी सारी चीजें एडवांस हो गई है, काफी सारी चीजें हमें रोज क्या है सीखने को मिलती है। तो यहीं पर वही है कि बताया क्या गया कि हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के माध्यम का था, क्या क्या माध्यम थी, क्या क्या कठिनाइयां होती थी और कैसे वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, यही में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जीवन के लिए, यानी हड़प्पा सभ्यता में जीवन के लिए जिन तरीकों का, यानी जीवन को जीने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग किया जाता था उनमें कृषि एवं पशुपालन मुख्य रूप से शामिल थे। इनका वर्णन है। कृषि और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कृषि हो गया आपका और पशुपालन मुख्य रूप से शामिल थे और इनका वर्णन है, यानी इनके बारे में हम आगे बताएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, अभी भी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हमारे जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं उनका जो एक मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। कृषि पर ही वो लोग निर्भर है, कृषि से ही सारी चीजों अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। समझ में आ गया? तो ये कृषि से रिलेटेड है। कृषि एवं पशुपालन मुख्य रूप से शामिल थे। इनका वर्णन देखिए, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह का जो माध्यम था वो कृषि था। तो कृषि के बारे में थोड़ा परिभाषा में इसका देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जितनी चीजें आपको समझ में आ रही है आप लोग क्या है समझ लीजिए आराम से और ध्यान पूर्वक देखिएगा वीडियो। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है बना लीजिए। नहीं आपको बनाना आता तो आप इंस्टाग्राम पर कमेंट कीजिए, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आकर कॉमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे आप हमें पर्सनल में। तो वहाँ पर क्या है हम आपको सारी चीजें जो भी आपका डाउट होगा हम सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए, कृषि कृषि में देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उत्खनन के दौरान, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खनन था उसके दौरान, यहाँ पर देखिए, हड़प्पाई स्थलों से कृषि कार्य के साक्ष्य उपलब्ध हुए। जैसे यानी जो कृषि कार्य के साक्ष्य उपलब्ध हुए कहाँ पर? हड़प्पा स्थल पर, यानी हड़प्पा जो सभ्यता है हड़प्पा स्थल पर कृषि के कार्य वहां पर मौजूद मिले। मुख्य खाद्यान्न, यानी जो कृषि में जो बोया जाता था, यानी बोया काटा जाता था, मुख्य खाद्यान्न फसलों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल प्रमुख थे। ये सारी चीजें अभी भी हमारे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में क्या है बोई जाती है हमारे देश में। गेहूं भी होता है, जौ भी होता है, दाल भी होता है, सफेद चना तथा तिल प्रमुख थे।
समझ में आ गया। प्रमुख थे गुजरात, देखिए लोथल, अभी हमने बात किया किस पे, जो कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे, कौन कौन से केंद्र थे, ये लोथल है। गुजरात में ये लोथल स्थित है, याद रखिएगा। ये देखिए प्रमुख थे गुजरात, यानी लोथल में चावल और बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए। लोथल में कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, हड़प्पाई स्थलों में चावल और बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए। किनको प्राप्त हुए स्टूडेंट, जो जो भारतीय पुरातात्विक जनक हैं इन लोगों को प्राप्त हुए हैं। अरे जो एक प्रकार से जो खोज करने गए थे इन लोगों को ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। समझ में आ गया। तो ये कृषि थी, कृषि में कौन कौन सी चीजें मुख्य थी, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, ये सारी चीजें क्या है, कृषि में की जाती थी, यानी उगाई जाती थी। अब देखिए हमारा कृषि प्रौद्योगिकी, इसमें कृषि प्रौद्योगिकी क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि प्रौद्योगिकी में यहाँ पर बात हो रही स्टूडेंट। देखिए मैं थोड़ा आपको, हाँ ये देखिए कृषि प्रौद्योगिकी में क्या है, स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां कृषि के लिए क्या है, संभवत सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अफगानिस्तान के यहाँ पर देखिए शोत्रुघई शोत्रुघई नामक स्थल से, जो इसका नाम है, देखिए नाम थोड़ा प्रोनाउंस दिक्कत हो रही है, तो देखिए यहाँ पे देखिए शोत्रुघई नामक स्थल से हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई नहर का अवशेष मिलना इस बात का प्रमाण है। किस बात का प्रमाण है, कृषि प्रौद्योगिकी का। देखिए पहले के जमानों में, यानी पहले जब हड़प्पा सभ्यता के जमाने में चावल होता था, गेहूं, जौ, सफेद चना, ये सारी होती थी, तो इनके लिए क्या है, पानी सबसे मुख्य है, क्योंकि पानी नहीं देंगे तो ये सारी फसलें नहीं उपयोग, यानी उपज नहीं होगी। तो इनके लिए कहाँ से, अफगानिस्तान के शोत्रगई नामक स्थल से हड़प्पा स्थल में सिंचाई नहर का अवशेष मिलना इस बात का प्रमाण है कि भैया खेती होती थी। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पशुपालन एवं शिकार, जैसे कि हमने आगे अभी बात किया, यहाँ पर ये देखिए हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह की, यहाँ पर देखिए कृषि के बारे में तो हमने बात कर लिया है, अब पशुपालन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए पशुपालन में क्या होता है, पशुपालन एवं शिकार, पशुपालन के रूप में भेड़, बकरी, भैंस आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसमें, यानी हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस आदि के साक्ष्य क्या है, प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति में जंगली प्रजातियां जैसे जंगली सुअर, हिरण व घड़ी, यहाँ पे देखिए घड़ियाल की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ये पशुपालन और शिकार किए जाते थे। पशुपालन में आपका भेड़ भी रखा जाता था, बकरी भी, भैंस भी, और ये सारे साक्ष्य प्राप्त हुए पशुपालन में। और शिकार में देखिए जैसे जंगली सुअर, हिरण व घड़ियाल की हड्डियां के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, तो इनका शिकार होता था। कहाँ पर होता था, हड़प्पा सभ्यता में, लोथल में होता था, और चन्हूदड़ो, यानी इसके जो प्रमुख केंद्र थे। समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई पशुपालन एवं शिकार से रिलेटेड। अब चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए शिल्प उत्पादन, ये भी एक टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट मैं आपको हर बार अपने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक वाला वीडियो बताता हूँ उसमें भी बताता हूँ, हर जो भी सब्जेक्ट होता है उसमें भी बताता हूँ कि टॉपिक के आपके हेडिंग भी बनते हैं। ये नहीं कि टॉपिक आपने तैयार कर लिया तो उसका हेडिंग आपको नहीं समझ में आता, उसके हेडिंग में भी आप देखने पड़ते हैं। जैसे शिल्प उत्पादन में देखिए हेडिंग है, ये समझ में आ गया स्टूडेंट, ये हेडिंग है, हेडिंग आएगा। उसके बाद में आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे व्यापार है, व्यापार में भी आपको हेडिंग देखने को मिल जाएगा। तो इसके हेडिंग्स भी होते हैं, हेडिंग के माध्यम से ही जब क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है कि शिल्प उत्पादन के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए, शिल्प उत्पादन कैसे किया जाता है, तो इनके बारे में भी जानना, इनके बारे में भी बताना जरूरी होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट। और देखिए बैकग्राउंड पे आपको काफी अननोन वॉइस, यानी काफी फालतू की वॉइस सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आवाज जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और वीडियो यानी बनाने का एक प्रकार से हमारा वीडियो बनाना है, और इम्पोर्टेंट आपको सारी चीजें जानकारी देनी है यहाँ पर। समझ में आ गया, बस आप इतना समझिए, इसको इग्नोर कीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ पर शिल्प उत्पादन के बारे में बात हो रही है, तो शिल्प उत्पादन होता क्या है बेसिकली, अब इसमें हेडिंग के थ्रू हम समझेंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्प उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल चन्हूदड़ो है।
देखिए हमने जैसे बताया था आपको शुरुआत में कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख केंद्र हैं आगे हम पढ़ेंगे, वही हम धीरे धीरे पढ़ते आ रहे हैं। समझ में आ गया। अभी हमने लोथल के बारे में पढ़ा, अब ये चंदूदड़ो है। तो प्रसिद्ध स्थल चंदूदड़ो तथा शिल्प में मनके बनाना, शंखों की कटाई। शिल्प जो होता है इसमें मनके बनाना, शंखों की कटाई, धातु कर्म, मोहर, यानी मोहर जो होता है ना स्टूडेंट, अभी आपको समझ में आएगा जैसे कॉलेज और स्कूल में, यानी कोई भी आप कागज पत्र बनवाने जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है उसमें एक प्रकार से मोहर लगता है तभी वो अप्रूव होता है। सेम उसी प्रकार से मोहर निर्माण व बांट बनाना शामिल था। कहाँ पर था? सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल चन्हूदड़ो में। समझ में आ गया। ये शिल्प उत्पादन से रिलेटेड है। ये बातें आपको समझ में आ गई। चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाकर समझना है। अपना माइंड आप इसी पर कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए, हम आपको घोल कर पिला देंगे सारी चीजें। उसके बाद में देखिए अब व्यापार आ गया है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में व्यापार भी होता था। समझ में आ गया स्टूडेंट। जैसा कि मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता में व्यापार भी होता था, यानी अभी जो प्रेजेंट टाइम में सारी चीजें होती हैं वो उस जमाने में भी हुआ करती थी। देखिए व्यापार से रिलेटेड क्या है इसमें, हेडिंग में देखिए हड़प्पा सभ्यता में, यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता में स्थानीय वस्तुओं के निर्माण हेतु कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। कच्चे माल की क्या होती थी? आवश्यकता होती थी। इसमें किसमें? हड़प्पा सभ्यता की स्थानीय वस्तुओं में। ये सबसे पहला हेडिंग हो गया। दूसरा हेडिंग देखिए, दूर के क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए व्यापारिक केंद्रों के आसपास बस्तियां बसाई गई। यानी जो दूर का क्षेत्र होता था जिससे क्या है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है देना, इंपोर्ट का मतलब है इंपोर्ट यानी अपने घर पर मंगवाना, कोई दूसरे देश से अपने घर पर इंपोर्ट कराना। एक्सपोर्ट का अर्थ होता है यानी आयात निर्यात, आयात करना, निर्यात। ये सारी चीजें आपको समझ में आती होंगी, तो आप इतना समझ लीजिए कि ये व्यापार है। व्यापार यानी दूसरे क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, यानी दूसरे देशों से, दूसरी जगहों से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए व्यापारिक केंद्रों का आसपास यानी बस्तियां बताई गई हैं, बसाई गई स्टूडेंट, यानी जो भी क्षेत्र थे उसी के आगे बस्तियां बसा ली गई और आसपास सारी चीजें होती रहेगी। समझ में आ गया। तो ये भी हमारा व्यापार से रिलेटेड था। इसमें आपको मैं इतना तो बता चुका हूँ कि व्यापार कैसे होता था हड़प्पा सभ्यता में। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है। इसमें जितने भी पॉइंट बनते हैं हड़प्पा सभ्यता में सारी चीजें हम बताएंगे। अब देखिए जैसे हमने व्यापार के बारे में पढ़ा तो इसमें भी एक टॉपिक बनता है पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध। यहाँ पर देखिए पश्चिमी एशिया के साथ क्या है, व्यापारिक संबंध हड़प्पा सभ्यता में कैसा था, ये भी आप जान लीजिए। देखिए एक हेडिंग है, देखिए हेडिंग में देखिए कि रासायनिक विषय, यहाँ पे देखिए विश्लेषणों में ओमान से प्राप्त तांबे। ओमान एक देश है ना स्टूडेंट। ओमान से प्राप्त तांबे से एवं ओमान से प्राप्त जो तांबे एवं हड़प्पा की तांबे की पुरा वस्तुओं में निकेल के अंश मिले हैं। किसके अंश मिले हैं स्टूडेंट? निकेल के अंश मिले हैं। ओमान से प्राप्त जो तांबे एवं हड़प्पा की तांबे की पुरा वस्तुओं में निकेल के अंश मिले हैं। किसमें? पश्चिमी एशिया के साथ जो व्यापारिक संबंध है, ये इसमें सबसे पहला हेडिंग है आपका। ये आपका हेडिंग हो गया। उसके बाद में देखिए सेकंड हेडिंग, नई पुरातात्विक खोजों एवं अनुसंधानों में स्पष्ट हुआ है कि हड़प्पा, यहाँ पे देखिए हड़प्पा वासी सिदूर अरब प्रायद्वीप में स्थित ओमान से भी कच्चे माल का आदान प्रदान करते थे। यानी इंपोर्ट, यहाँ पर देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, समझ में आ गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था ओमान से। यहाँ पर देखिए ओमान की चर्चा हो रही है, ओमान एक देश है आपको पता होगा, तो इसमें ये भी होता था। पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध जो थे हड़प्पा सभ्यता के वो भी काफी अच्छे थे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जब पॉइंट बनेगा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, जब आपके पेपर में आएगा कि पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध कैसा था हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन जब आएगा तो इसी का आंसर आपको देना है। हम आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। फिलहाल आप जो है चैप्टर को पढ़िए, इसकी सारी चीज़ों को जानिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं मुहरे व मुद्रांकन। मुहरे व मुद्रांकन यानी पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध में जो इसके मुहरे और मुद्रांकन थे वो कैसे थे, इसके बारे में जानिए। यानी ये हेडिंग है स्टूडेंट, याद रखिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता में मोहरे और मुद्रांकन का प्रचलन एक विशिष्ट विशेषता थी।
एक क्या थी, विशिष्ट विशेषता थी। अनेक पुरातात्वविदों ने मोहरों और मुद्रांकन को हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम पुरा वस्तु माना है। सर्वोत्तम जो है ये पुरा वस्तु माना है मोहरे व मुद्रांकन। समझ में आ गया। तो ये हड़प्पा सभ्यता के मोहरे, जैसे कि मोहरे क्या, जैसे कि हमने आपको बताया ना कि किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए यानी जो भी साइन होता है, जो भी मुहरे मारी जाती हैं, उसी के आगे वो अप्रूव होता है कि ये, जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रकार से कहाँ पर गए, मान लीजिए एक ऑफिस में आपने गए या अपने कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर मार्कशीट दी जाती है कोई भी, तो वहाँ पर मोहर माना जाता है, वहाँ पर साइन होता है। सेम यहाँ पर मोहर की बात हो रही है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में मोहरे और मुद्रांकन का प्रचलन एक विशिष्ट विशेषता थी। तो ये समझ में आ गया, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं। अब देखिए माप तौल कैसे होता था, जैसे कि बांट का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना। जैसे शिल्प उत्पादन में जो चनहूदड़ो थे उसमें काफी सारी चीजें बनाई जाती थी, जैसे कि शंखों की कटाई, धातु कर्म, फिर मोहर निर्माण, बांट बनाना, ये सारी चीजें होती थी। तो मोहरों व मुद्रांकन की तो बात हो चुकी है। अब हम माप तौल की बात करते हैं। देखिए हड़प्पा की अपनी विकसित, यहाँ पर देखिए विकसित माप तौल प्रणाली थी। विकसित क्या थी, माप तौल प्रणाली थी। माप तौल के लिए बांटों का प्रयोग किया जाता था, यानी माप तौल के लिए जो बांट थे इनका भी क्या एक प्रकार से प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर देखिए प्रयोग किया जाता था। ये बांट चर्ट नामक पत्थर द्वारा बनाया जाता था। यानी पहले के जो देखा जाए, पहले भी क्या है, चर्ट नामक जो पत्थर होता था उस पर ये बांटें बनाई जाती थी। यहाँ पर देख सकते हैं, चर्ट नामक पत्थर द्वारा बनाई जाती थी क्या, बांट। माप तौल के माध्यम से, यानी अभी भी माप तौला जाता है, यानी कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, उसको तौलने के लिए मापा जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ये माप तौल से भी हमारा पूरा क्लियर हो गया है। जो पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे किस तरह से होते थे, सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए कि कैसी सामाजिक व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता में। देखिए ये पॉइंट है, इसको आप कॉपी में जितने भी स्टूडेंट लिख रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि यही से आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। ये जो चैप्टर है काफ़ी स्टूडेंट इस चैप्टर को हल्के में लेते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। आप पिछले कुछ सालों का पेपर भी उठाकर देख सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पाई समाज में संस्कृत के विविध पक्ष दिखाई देते थे। संस्कृत के जो विविध पक्ष थे क्या है, दिखाई देते थे। ये विविधता आगे भी है इसमें। देखिए ये विविधता यहाँ पर देखिए धार्मिक और रहन सहन की पद्धतियों पर क्या है, आधारित होती थी। जो हड़प्पाई समाज में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो क्या थी, बहुत ही सांस्कृतिक और विविध पक्ष दिखाई देते थे। यहाँ पर यानी जैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो पूजा पाठ पर विश्वास होते हैं, उसके बाद में संस्कृति यानी अपनी संस्कृति को नहीं भूलते हैं, चाहे जहाँ पर चले जाए। सेम उसी प्रकार से ये हड़प्पा सभ्यता में भी क्या है, होती थी। समझ में आ गया। अब देखिए जीवन शैली के बारे में, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो जीवन शैली थी वो कैसी थी, इसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए हड़प्पा स्थलों से प्राप्त पूरा, यहाँ पे देखिए पूरा वस्तुओं के आधार पर रहन सहन के स्तर को दो भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया है। यानी जीवन शैली में जो हड़प्पा स्थलों से प्राप्त आधार पर जो रहन सहन, इसके स्तर को दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है सामान्य जीवन, दूसरा है विलासितापूर्ण जीवन। विलासितापूर्ण जीवन और सामान्य जीवन, ये हड़प्पा सभ्यता में ये दो प्रकार की क्या है, रहन सहन के आधार पर दो भागों में बांटा गया जीवन शैली है। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया, सामान्य जीवन और विलासितापूर्ण जीवन। तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अगला, हड़प्पाई समाज में धार्मिक पद्धतियां। इसमें धार्मिक पद्धतियों के बारे में भी बात हुई है ना, वहां पर आपने देखा ही, ये देखिए संस्कृति विविध सारी चीजें, तो ये धार्मिक पद्धतियों के बारे में भी बात हुई है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए धार्मिक और रहन सहन की पद्धतियां, तो इसके बारे में यहाँ पर है, ये दिया हुआ है, ये देखिए
हड़प्पाई समाज में धार्मिक पद्धतियां कैसी थी, ये कुछ हेडिंग के थ्रू बताया गया है। देखिए, हड़प्पाई धार्मिक जीवन व प्रथाओं की जानकारी मिलती है कि मात देवी, आदि शिव, लिंग एवं, यहाँ पर देखिए लिंग एवं प्राकृतिक तत्वों की पूजा की जाती थी। यहाँ पर क्या है, मात देवी यानी माताओं की पूजा होती थी, आदि शिव यानी शिव भगवान की भी पूजा यहाँ पर की जाती थी। किसमें, हड़प्पा जो आपका सभ्यता है इसमें, हड़प्पाई समाज में धार्मिक पद्धतियां भी थी। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर भी माता जी का, माताएं जितनी ही उनकी पूजा की जाती है, शिव भगवान यानी भोले बाबा की भी पूजा होती है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिए हुए हैं। समझ में आ गया, हड़प्पाई समाज में भी धार्मिक पद्धतियां थी। तो ये कुछ हेडिंग के थ्रू आप समझिएगा स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए समाधान की प्रक्रिया क्या है, समाधान की प्रक्रिया। इसमें प्रक्रिया में क्या थी जैसे पूर्ण समाधान या राजकीय समाधान। पूर्ण समाधान, यहाँ पर देखिए समाधान या राजकीय समाधान, ये हो गया। दूसरा है आंशिक समाधान। तीसरा आपका देखिए यहाँ पर संदहन। तीसरा क्या है, संदहन, ये आपका हो गया। तो इसमें देखिए कई कई सारे वो बनते हैं। देखिए पूर्ण समाधान में क्या होता था, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाधान की प्रक्रिया में जो पूर्ण समाधान है, इसमें होता था स्टूडेंट कि मृत शरीर को भूमि में पूर्ण रूप से दबा दिया जाता था। ये जो पूर्ण समाधान है, एक प्रकार से आपको मालूम होगा, यानी जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाने के लिए, उसको एक प्रकार से दफनाने के लिए इसी को कहा गया है। तो पूर्ण समाधान या राजकीय समाधान, यानी मृत शरीर को भूमि में पूर्ण रूप से दबा दिया जाता था इसमें। दूसरा आपका हो गया आंशिक समाधान। आंशिक व्यवधान में क्या होता था कि शव को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता था। कुछ समय पश्चात अस्थियों को एकत्रित करके कंकाल को मिट्टी में दबा दिया जाता था। ये इसमें होता था सेकंड वाले में। तीसरे में क्या होता था, शव दहन। तीसरे में कि शव को जला दिया जाता था। अस्थियों को एकत्रित कर, क्या है, एकत्रित करके मिट्टी के बर्तन में रखकर दबा दिया जाता था। तो ये सावधान की प्रक्रिया थी, यानी जो भी व्यक्ति मरते थे किसमें, हड़प्पा सभ्यता में, ये 3 प्रकार की उनके रीति रिवाज के हिसाब से उनके शव को, यानी उनके जो बॉडी को दफनाया जाता था। समझ में आ गया, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था। अब देखिए हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको सामाजिक व्यवस्था बता दिया है। अब इसकी हम शासन व्यवस्था के बारे में भी बात कर रहे थे कि कैसी शासन व्यवस्था थी, क्या क्या सारी चीजें अप्लाई होती थी। यहाँ पर देखिए हेडिंग के थ्रू हम समझेंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के सुसंगठित स्वरूप एवं व्यापकता के कारण पुरातत्वविदों यहाँ, जो पुरातत्व, यहाँ पर देखिए विदों यहाँ किसी शासन संस्था की, किसी भी, यहाँ पर देखिए यहाँ किसी शासन सत्ता के होने का अनुमान व्यक्त किया है किसके, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था में। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था में क्या है, ये व्यक्त किया है। ये देखिए किसी भी शासन संस्था के होने का अनुमान व्यक्त किया है। अब इसमें देखिए और भी है, जैसा कि यहाँ पर बताया क्या गया है, ये देखिए स्टूडेंट, हड़प्पा सभ्यता का, देखिए हमने उसमें बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था में क्या हुआ था। जैसे कि जो खोज करता है, जिन्होंने खोज की है हड़प्पा सभ्यता में, उन्होंने ये बताया है कि हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था भी थी। वहां पर वो शासन व्यवस्था भी मौजूद थी। सारे लोग शासन में भी कार्य करते थे, यानी जो भी शासन होता था, जो भी उनकी एक प्रकार से, हमारे यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से वो होता है ना स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया, सेम उसी प्रकार से वहां पर भी थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे नियोजित शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो क्या था, जो कि एक शहर का केंद्र था। जैसे कि हमारे भारत देश में दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, सेम वहाँ पर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो और भी कई सारे केंद्र थे, जैसे लोथल थे, मोहनजोदड़ो थे, काफी सारी केंद्र का हमने नाम बता चुका हूँ आपको। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में थी। तो शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए नियोजित नगर हड़प्पा सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, जिसके आधार पर शहरी केंद्र विकसित किए गए थे। जिसके आधार पर जो शहरी केंद्र थे वो क्या थे, विकसित किए गए थे। दुर्ग स्थापत्य दुर्ग स्थापत्य, गृह स्थापत्य और जल निकासी का आधुनिक पद्धतियों से निर्माण हुआ था। आधुनिक पद्धतियों से क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ये इसमें क्या है, हड़प्पा सभ्यता जो मोहनजोदड़ो है इसमें बताए गए हैं। इसमें शहरी केंद्र विकसित किए गए, दुर्ग स्थापत्य
गृह स्थापत्य और जल निकासी यानी जल का भी वहां पर निकास था। आधुनिक पद्धतियों का इसमें निर्माण किया गया था। ये देख लिया आपने। इसमें देखिए किस प्रकार से निर्माण होते थे, जैसे कि बस्ती एवं शहर का निर्माण होता था, नई नई बस्तियों का निर्माण, नए नए शहरों का निर्माण, दुर्ग स्थापत्य का निर्माण, फिर गृह स्थापत्य का निर्माण, फिर जल निकासी व्यवस्था। ये जिसमें हमने बताया यानी पूरा डिटेल में हमने बताया, इसमें परिभाषा के रूप में बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट।